एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आज न्यूज में पढ़ रहा था कि मास्क को जो है कंपलसरी किया जा रहा है और ग्लव्स कंपलसरी किया जा रहा है। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट हैं, बिकॉज एज अ डॉक्टर मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बेहतर एडवाइस दे सकता हूँ कि आप उस चीज की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कोई टेस्ट सीरीज हम शुरू कर देंगे दोबारा से, एडवांस के लिए पर्टिकुलरली। और वो टेस्ट सीरीज या जो भी टेस्ट आप जहां पर भी, जिस इंस्टीट्यूट के भी आप ऑनलाइन दे रहे हैं, अब आप मास्क पहन कर दीजिए और हाथ में ग्लव्स पहन कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो दोनों चीजें जब अगर आप लास्ट मोमेंट पे पहनेंगे, हाथ में माउस और कीबोर्ड लेंगे, तो ऑपरेट करना वो जो है वो डिफिकल्ट होता है। अब जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो ग्लव्स पहनते हैं वो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, और वो टाइट फिटिंग ग्लव्स होते हैं, मतलब एक्यूरेट फिटिंग के होते हैं। और साथ ही साथ रबड़ के होते हैं, वो लेटेक्स के होते हैं। तो वो जो है वो कंपैरेटिवली इजी होता है चीजों को हैंडल करना, क्योंकि उससे वो नाइफ भी होल्ड किया जाता है, सूचर यानी स्टिचेस भी लगाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी उसका होल्ड रहता है। लेकिन अब हम लोग क्या है कि मास्क और ग्लव्स कह दिए तो पता नहीं कैसे ग्लव्स मिले, लूज फिटिंग ग्लव्स हो या हम लोग अपने ले जाएं, अपने कपड़े के बने हुए ले जाएं। और तो उन सब चीजों से लास्ट मोमेंट पे आप माउस से जो है वो क्लिक कर रहे हैं, कहीं क्लिक करना चाह रहे हैं, कुछ क्लिक हो गया, आप कर्सर नीचे ले गए, गलती से सबमिट के बटन पे क्लिक हो गया। मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस। और वो मास्क जो है सिंपल प्लेन मास्क, जो कि एक सर्जिकल मास्क होता है ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का, जो नॉर्मली पहनते हैं उसको, उस मास्क को आप यूज करिए। उसमें दो तरह के मास्क आते हैं, एक पीछे टाई अप वाला होता है और एक में स्ट्रिंग्स होती हैं, जिनको आप इस तरीके से कान के पीछे आप लगा सकते हैं। तो स्ट्रिंग वाला मास्क आप लीजिए, वो कंफर्टेबल होता है। हल्का सा नोज पे प्रेशर लगा दीजिए तो वो ग्रिप बन जाती है। जो लोग जो है वो चश्मा लगाते हैं, जो स्पेक्स पहनते हैं, हो सकता है थोड़ी फॉगिंग हो, तो वो उसको और टाइट करके या चश्मे को थोड़ा सा आगे की तरफ रख के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको अभी करनी है। मेरा मानना ये है कि हम 8-10 एग्जाम्स, वो मिनिमम 8-10 पेपर आप लोग दें। हम भी अरेंज करवाएंगे आपके लिए, प्लस आप जहां से भी दे रहे हो, ये 8-10 पेपर ऑनलाइन बैठ के आप लोग दें, जो है वो सिस्टम के आगे। और ग्लव्स भी पहने और मास्क भी पहने, उसी के साथ दें। क्योंकि ये ना सोचें कि लास्ट मोमेंट पे हम वहां मास्क लगाएंगे और ग्लव्स लगाएंगे, बिकॉज कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मास्क पहनना और 3 घंटे बैठना, जिन्होंने आज तक कभी नहीं पहना है। ये बात अलग है कि आप अभी घूम रहे हैं सड़क पे, तो आपने मास्क किसी ने ऐसे लगा रखा है नाक के नीचे, किसी ने ऐसे लगा रखा है। इस तरह मास्क लगाया जाएगा तो प्रॉपर नोज और माउथ कवर रहने चाहिए। और एक चीज ये दूसरी बात है, ग्लव्स भी जैसे आप जो है ग्लव्स ट्राई करें। आप चाहे तो ग्लव का पेयर मार्केट से लें, जैसे नॉर्मली आप लोगों का नंबर जो है ग्लव्स का 7.5, 7 इस तरीके से होगा, 6 होगा। आप ट्राई करके देखें, या जो भी ग्लव्स आप अगर वैसे ग्लव्स यूज कर रहे हैं, होममेड टाइप के या कपड़े के होते हैं, कॉटन के होते हैं, बहुत से लोग ड्राइविंग में उसको जो है वो पहनते हैं। आप उसको यूज करें अभी से, कि उससे आप माउस हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। और जो आपको सूट करे जो ग्लव, उसी ग्लव को अपने साथ लेकर जाएं, या उसी नंबर को अपने साथ आप वहां पर लेकर जाएं। ये ना सोचें कि वहां वो क्या देंगे, क्योंकि कहा तो गया है कि मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड करें, लेकिन वहां पर किस साइज के, किस नंबर के मास्क और ग्लव्स में मिलते हैं, लास्ट मोमेंट पे आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अभी से ही मास्क और ग्लव्स पहनकर 3-3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करें, सिस्टम के आगे टेस्ट दें। ये ना सोचें आप घर में हैं तो आपने मास्क को नीचे कर लिया या उठा के ऐसे पानी पे पिया आपने। कोशिश ये करें कि ये सब कुछ ना करना पड़े। वैसे आप पी सकते हैं पानी वगैरह, सब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद पानी की परमिशन भी मिले, वो जो है वो बॉटल ले जाने की, ट्रांसपेरेंट वो बॉटल ले जाने की परमिशन में मुझे मुझे लगता है कि शायद है। बहरहाल मैंने अभी उसका एसओपी जो है वो देखा नहीं है, वो प्रॉपरली उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो लेकिन मैं मास्क और ग्लव्स के बारे में जो चीज आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना प्रैक्टिस के आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, वरना आपका ध्यान मास्क और ग्लव्स में ही लगा रहेगा। मान लीजिए आप परेशान हुए, पसीना आने लगा, स्वेटिंग हुई, फॉगिंग हुई, ग्लासेस पे आपने नीचे कर दिया, अब आप किसी क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और आपका इन्विजिलेटर आके आपसे ये कह रहा है कि अरे मास्क ठीक से पहनिए, ऊपर लगाइए, तो एकदम से आपके दिमाग में जो सारा कैलकुलेशन था वो गड़बड़ा गया और मास्क पे आपका ध्यान चला गया।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अभी से ही, आज के सेशन के ओवर होते ही मास्क और ग्लव्स की प्रैक्टिस अभी से कर। कोई इस तरह की कोई दिक्कत आपको आ रही हो मास्क को मिलने में, ऐसे कुछ में, आप मुझे बता दें। वैसे तो सब चीजें रेडिली अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम अगर के आप में से किसी को आ रही हो तो आप बताएं। और जो है उसको भी हम देखेंगे कि कैसे अरेंज करवा सकते हैं। मास्क वगैरह तो आप जो है सेंटर से भी ले सकते हैं, वहां पर भी अवेलेबल है जो लोग अलीगढ़ में है। या वो कोई जो है वो बड़ी बात नहीं है, मास्क तो हर जगह मिल रहे हैं आजकल। और साथ ही साथ सैनिटाइजर को अपने साथ लेके जाएं, जैसे कि कहा गया है कि सैनिटाइजर ले जाना है। छोटी एक कहा गया है वो बॉटल के बारे में। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज, कोरोना, अगर आपने मास्क लगा रखा है, हाथ में ग्लव्स हैं या नहीं भी हैं, लेकिन आप पूरे टाइम ये ध्यान रखते हैं कि नाक और मुंह को आप टच नहीं करते हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली सेफ। आप किसी आदमी को सामने फेस नहीं कर रहे हैं, आप उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सेंटर में दाखिल होते हैं, सिस्टम के आगे बैठते हैं, हाथ को सैनिटाइजर से एक बार अच्छी तरीके से पोंछा, उसके बाद माउस वगैरह को देख लिया, या सैनिटाइजर लगाने के बाद दोबारा सैनिटाइजर लगा के माउस को आपने टच किया और कीबोर्ड वगैरह को देखा, तो वो सब कुछ वहां पे सैनिटाइज किया जाएगा। आप पूरा अपना एग्जाम दें। एग्जाम देने के बाद चाहे तो बीच बीच में भी हाथों को सैनिटाइजर से पोंछते रहें जब फ्री है, या जब सोच रहे हैं, और एग्जाम खत्म होने के बाद फिर ये काम करें। और एग्जाम खत्म होने के बाद सीधे सेंटर से निकलें और घर आएं। इसी तरह जाएं और सीधे सेंटर में घुसे बैठे। कोई बातचीत करना, भीड़ बनाना, वहां पर इकट्ठा होकर डिस्कशन करना, पेपर लेके इधर उधर, ये सब ना करें। आजकल सबके पास इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, मोबाइल सब लोगों के पास है, कंप्यूटर है। घर में बैठ के खूब मीटिंग करिए और डिस्कस करिए। घर में आ जाए एक बार तो नहाइए। मेरी एडवाइस तो ये कि एक बार आप सीधे घर में, आप आके सीधे आप जो है वो बाथरूम में जाएं, नहाएं, नहा धो के अच्छी तरह फिर बैठे, उसके बाद पेपर को डिस्कस करने के बारे में सोचें। तो आप एब्सोल्युटली सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये ना सोच के घबराएं कि वहां जाके कोरोना हो गया या ऐसा हो गया। अगर आपने फेस को जो है वो कवर किया हुआ है, मास्क, नोज और माउथ कवर किए हुए हैं, आप टच नहीं कर रहे अननेसेसरी अपने माउथ और नोज को, तो यू आर एब्सोल्युटली सेफ। ठीक है। और मास्क भी, जैसे आजकल कुछ लोग तरह तरह के मास्क यूज करते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक फिल्टर वाला मास्क भी होता है, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसमें आपकी सांस जो है वो बाहर निकल जाती है, तो अंदर जो है मतलब एक गर्मी पैदा नहीं होती, स्वेटिंग नहीं होती। तो जो फिल्टर वाला मास्क है वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, जो कंफर्टेबल हो। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि पहन के अभी से ही प्रैक्टिस करें। ये बहुत जो है वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। मैं और यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि मतलब जो मिस्टर वी के बंसल हैं वो अब हम सारे लोगों के लिए इसलिए भी मोटिवेशन है क्योंकि जो मान लीजिए कोरोना में लोग ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि वो सिर्फ घर पे ही काइंड ऑफ इमोबाइल हैं, बाहर नहीं जा सकते, जी बट जी जी। उनको हमें कंसिडर करना चाहिए कि वो मतलब एक अपनी बिल्कुल यंग लाइफ में मिड 30s और 40s में वो परमानेंटली पैरालाइज हो गए। जी तो जी जी। मगर ये रहते हुए भी उन्होंने कहाँ से कहाँ तक क्या चीजें अचीव करी, वो खुद एक अपने में बहुत बड़ी मोटिवेशन है सबके लिए। नहीं सर, मोटिवेशन वो, मैं यही वैसे तो देखिए हम उनके बारे में सुनते आए हैं और बहुत बातें हुई हैं, और मैंने जो है ये सब बातें इधर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करी अपने स्टूडेंट से, क्योंकि उनको मालूम है सर के बारे में, और ये सब लोग बहुत वेल वेल अवेयर हैं। और इन लोगों का टाइम भी बहुत मतलब कीमती है सब लोगों का। और आज हमारे साथ हैं सारे स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में आ गए। और ये, मगर ये डेफिनेटली मोटिवेशन की बात तो है ही, क्योंकि ये अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो जब उन्होंने अपना मतलब राइट फ्रॉम क्लासेस 6, 7, 8, 9 जब वो थे, और घर में लालटेन जो है वो मतलब उनके घर में लाइट नहीं थी, और रात के वक्त वो केरोसिन की वो जो है वो लालटेन जला के पढ़ाई होती थी। तो समीर सर भी हमारे साथ अभी हैं। तो मैं जैसा कि वो बता रहा था, तो उन्होंने उन्होंने अपने जो है वो फादर से पूछा कि सर जो है वो लाइट कब आएगी घर में हमारे। उनके फादर ने कहा भाई तुम मेहनत करो तो पढ़ाई करो, तो शायद जो है वो लाइट आ जाए। तो देन ही मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी, ही
सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, हर क्लास टॉप करी, 6, 7, 8, 9, उनको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हुई और घर में लाइट आ गई। तो मतलब इस तरीके से मोटिवेशन, मतलब उन्होंने उस हर चीज को अपॉर्चुनिटी, जो खराब सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी देखी। फिर सर ने जो है आईआईटी से, उससे बीएचयू से इंजीनियरिंग करके जेके में आ गए। वहां पर वो कोटा में, तब उनको 2, 4, 5 साल में वो डायग्नोस हुई कंडीशन। डॉक्टर्स ने कहा ज्यादा होप नहीं है, कोई इलाज नहीं है, आप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाओगे। फिर किसी ने उनको जो है वो सलाह दी कि आप पढ़ाना शुरू करो। और फिर उन्होंने अपनी ये डाइनिंग टेबल से बैठ के पढ़ाना मतलब शुरू किया, एक एक दो दो स्टूडेंट्स को। और जैसे जैसे पढ़ाया तो फिर उनके स्टूडेंट, पहले 8, 9 क्लास के बच्चों को पढ़ाया, फिर 11, 12 को पढ़ाया, शौक में पढ़ाना जो है वो शुरू करा। देन दे स्टार्ट गेटिंग सेलेक्टेड इनटू आईआईटीज। तब उनको लगा कि अच्छा है, लोग मतलब इसे एक्सेल कर रहे हैं। और 91 में उन्होंने बंसल क्लासेस की नींव रखी, और कोटा जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन था, वो एक एजुकेशन सिटी में चेंज हो गया। तो ही वॉज द मैन बिहाइंड दैट। और ये बात कोटा की पहचान आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। और उसको 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 जो है वो बनाने में वीके बंसल सर का ही हाथ है। तो वो उनका भी ये ड्रीम था उस टाइम पे कि वो ही वांटेड टू बिकम अ चीफ इंजीनियर एट दैट टाइम, बट ड्यू टू हेल्थ कंडीशंस वो आगे नहीं था। लेकिन उन्होंने उसको चेंज करा, उन्होंने पढ़ाना शुरू करा, और वहां पर उन्होंने फिर एक्सेल करा। और आज हम जो जो देखते हैं, आज कोटा में खैर सैकड़ों इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स से इंस्टीट्यूट खुली हुई हैं। लेकिन शायद ये स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जितने वहां पर जो फैकल्टी हैं जिन्होंने वो इंस्टीट्यूट्स खोली हुई हैं, वो या तो बंसल क्लासेस में ही पढ़ाते थे या वहां से पढ़ के निकले। तो ये अपने आप में बंसल क्लासेस का एक अचीवमेंट है कि आप वहां गए, मतलब आप कोटा गए, आप कोटा जाना है तो पहले तो बंसल पे ही जाना है, चाहे आपको उसके बाद टीचर बनना है, चाहे अपनी इंस्टीट्यूट खोलनी है, चाहे आपको आईआईटी में सेलेक्ट होना है। तो ये वीके बंसल सर का मतलब एक जो है वो कंट्रीब्यूशन था, जिसके लिए हम हमेशा उनको जानेंगे। और मैं अपने स्टूडेंट से भी मतलब ये कहूंगा कि यही चीज इंस्पायर होने की है, कि हमको जिंदगी में कभी किसी, अगर कोई ऐसी चीज होती है कि हमने सोचा कि ये एम है, और वो एम हमारा किसी वजह से रह गया, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमारे पास और भी रास्ते हैं, और भी चीजें हैं जहां हम एक्सेल कर सकते हैं। क्योंकि टैलेंट और मेहनत होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हम मेहनत करने से नहीं चुकेंगे तो हम हर फील्ड में एक्सेल करेंगे। हमारे लिए एक रास्ता नहीं होता, सैकड़ों रास्ते होते हैं, हम रास्ते अपने आप बना सकते हैं। तो ये मतलब एक मोटिवेशन है जो 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 सर से आज भी लोग लेते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग आज भी आते हैं, सर से मिलते हैं, सर का आशीर्वाद लेते हैं। और उनसे जो है ये चीज में ही उन मतलब उन्हीं का हाथ है आज उसके पीछे, जो आज हमारे बीच में इतने स्टूडेंट्स हैं जो आज जो है सक्सीड कर रहे हैं, अपना अपना कैरियर बना रहे हैं। तो समीर सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ सर, रही है। सर अच्छा सर, अब समीर सर जो कि वीके बंसल सर के बेटे हैं, और बंसल क्लासेस के एमडी हैं, जिन्होंने आगे उनकी लीगेसी को बढ़ाया है। मैथमेटिक्स के बहुत माने हुए जो है वो टीचर हैं सर। तो वो हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं कहूंगा थोड़ा सा फरहान भाई से कि फरहान भाई आप थोड़ा सा जो है, चलिए, मैं वीके बंसल सर से ही मिलने का मौका मिल रहा है, सर आ रहे हैं हमारे सामने। बच्चों, देखो बहुत, ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने, कि जिस गुरु की फोटो आपने सेंटर में देखकर एकलव्य की तरह तपस्या करी है, 2 साल 3 साल मेहनत करी है आईआईटी में एक्सेल करने के लिए, आज आपको उनके जो है गुरु जी के वो दर्शन हो रहे हैं डायरेक्ट। और ये बहुत बड़ा मतलब मोमेंट है। सर हमारे साथ है, हमारे बीच में अभी भी सर ने अपना टाइम दिया और यहाँ पर है। मैं आप लोगों को इनके, मैं जो है सर क्या इंट्रोडक्शन दूं सर का, सर का नाम ही जो है वो काफी है अपने आप में। और जैसा कि हम सर हमको ज्वाइन करने वाले हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा वो सर की बात को। आप लोगों ने बच्चों सुना होगा, पारस पारस पत्थर होता है, जिसको छू देता है वो चीज जो है वो सोना बन जाती है। और हमारे सामने आज वीके बंसल सर, जो कि खुद एक पारस पत्थर का ही एक रूप है, वो हमारे सामने है। कितने ही जो है वो बच्चों को उन्होंने वो पढ़ाया, और आईआईटी में उनका सिलेक्शन करवाया। कितने ही लोग उनसे आज भी इंस्पायर होते हैं
मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया यहाँ पर। सर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और सादर चरण स्पर्श। आप हमारे बीच में आज आए और हमारे जो बच्चों को, अलीगढ़ ब्रांच के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय हमें हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको जो है वेलकम करता हूँ। सर क्या आप सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ सर हेलो। आपको, हाँ सर आपकी आवाज आ रही है सर, हमको आवाज आ रही है सर। अरे आपकी हल्की आ रही है। अच्छा सॉरी सर, मेरी आवाज हल्की आ रही है सर। अब आ गई सर मेरी आवाज? आपको मेरी आवाज आ रही है सर, आ रही मुझे मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। सर बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज। जी सर, आप सुन पा रहे हैं सर मेरे को? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? सर मेरे को सुन पा रहे हैं आप? तो हाँ सर, जी सर। अलीगढ़ में पढ़ने वाले सभी मुस्लिम ग्रेजुएट्स के बच्चों को मेरा नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुझसे कहा गया कि आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए बच्चों को 2 शब्द बोल दो। एक टीचर जो 30-40 साल से पढ़ा रहा है, अब 2 मिनट में तो कैसे वो भूलेगा? 90 मिनट की आदत पड़ी हुई है, तो 90 में से 0 हटा लो भाई, लेकिन 9 में से भी और 7 मिनट कम कर दी जाएगी तो पूरा बेटर आएगा ही नहीं किसी भी हालत में। जहाँ तक अलीगढ़ का सवाल है, जैसे ही मैं शब्द सुनता हूँ अलीगढ़, मुझे कुछ कुछ होता है, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स हैं वो सब हाथरस के रहने वाले थे और अलीगढ़ बहुत पास है। और दूसरी चीज जो हम झांसी शिफ्ट किए, वो भी हमारे फादर को अलीगढ़ की दालमोट, कुंजी की दालमोट कुछ ज्यादा ही इनको अच्छी लगती है। अलीगढ़ की कुंजी की दालमोट को तो ये समझते थे कि वर्ल्ड की बेस्ट दालमोट है। और प्रीवियस रात को जब आप सोए तो दिमाग में स्ट्रेस नहीं लाया कि कल जो पेपर आने वाला है, फिजिक्स याद है कि नहीं, केमिस्ट्री याद है कि नहीं, मैथ्स याद है कि नहीं, ज्योमेट्री, सारी चीज रिवाइज करने की कोशिश करते, क्योंकि वो कभी भी रिवाइज आप करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार केमिस्ट्री का ये फॉर्मूला भूल गया, मैथ्स का तो ये भूल गया। आप नींद में जो उठ के इसे बिल्कुल रिलैक्स सो जाए, और जब सुबह उठे तो सेंटर पे 1 घंटे अगर आप पहले पहुंच जाएंगे, जो भी कहा गया है, तो ऑटोमेटिकली आपकी नर्व बिल्कुल कूल। सवाल कर रहे हैं किस ऑर्डर में सवाल करें। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले आप केमिस्ट्री करें, तो फिजिक्स करें, मैथ्स की वैल्यू होता नहीं, तो इसलिए दिमाग में ये तो कभी लाए नहीं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा रिवाइज करें रात को बैठ के, पूरा रिवीजन पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। हम लोग जब लेक्चर लेने जाते हैं तो पूरा लेक्चर सोच के नहीं जाते, पूरा लेक्चर आप वहां बंद करके पढ़ लिया ऑटोमेटिकली लेक्चर नोट्स रखे रहते हैं, कलकत्ता देख लेते हैं और भूल गया। तो आई मस्ट विश यू वेरी 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 गुड लक फॉर दिस एग्जामिनेशन। कितनी कितनी आप लोग और सर्कमस्टेंसेस में देश की, अपने शहर की और पूरी दुनिया के लिए जो
कठिन समस्या हो सकती थी। उस कठिन समस्या में आप लोग बात है इसमें ऑलरेडी मेरी क्रेडिट टू यही पता नहीं लगा है कि इमदाद हुआ या नहीं हुआ, होगा तो कब होगा, कहीं पूरा साल बर्बाद जाएगा। अब ये तय तो हो चुका है कि पहली और 6 के बीच में यही मेरी दिल में है। Let us see, I wish God कि ये इमदाद 1 से 6 के बीच हो जाए, तो हमारे बच्चों को ये बेशक आगे जाके थोड़ा हायर लेवल कब टाइम में कवर। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच all the teachers, all the staff, the directors of the and thank you everybody. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपना बहुमूल्य समय और अपनी अपनी एडवाइस दी हमको, हमारे बच्चों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका आशीर्वाद जो है हम सब लोगों के लिए जो है फ्रूटफुल होगा, और हमारे बच्चे आपसे मिलने के बाद जरूर जो है मोटिवेट हुए होंगे, और एग्जाम में वो बहुत अच्छी उनकी जो है वो परफॉर्मेंस होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसे मेरी दुआ भी है ऊपर वाले से। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है एक बार फिर से अलीगढ़ सेंटर की तरफ से प्राउड फील करने का मौका दें, कि आपने जो भी अपना ज्ञान हमसे जो है वो शेयर किया है, जो चीज़ हमको इस लायक समझा आपने कि हम बच्चों को, यहाँ अलीगढ़ के बच्चों को ट्रेन कर सकते, तो हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, पूरी जो फैकल्टी ने पूरी मेहनत करी है, और इसी के साथ बच्चों ने पूरा मतलब अपना ध्यान से और मेहनत करके ये पढ़ाई की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और हम कोटा आकर आपका आशीर्वाद लेंगे और आपको वो रिजल्ट के बारे में जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? ठीक है। हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है? आप फरहान भाई हैं इधर? जी मैं हूँ। फरहान भाई, अब समीर सर से हमारी जो है आगे बात होगी, वीके बंसल सर से मुलाकात हो गई। मैं तो फरहान भाई पहली बार मिला हूँ सर से, और इतना जो 5 मिनट का 10 मिनट का इंटरेक्शन हुआ, मेरे लिए तो यही बहुत था। मैं सर को देख के मतलब मुझे बहुत बहुत जो है वो खुशी हुई कि जिस जो 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 परेशानी सर को है, जिसमें लोग लूज होप मतलब होपलेस हो जाते हैं, दे लूज देयर होप, और सर इतना अच्छी तरीके से उसको पढ़ा के उनको मतलब इतनी उनको उसके इतना मोटिवेट हुए वो खुद, कि आज वो हमारे सामने इस कंडीशन में थे कि उन्होंने आके अपनी बातें रखी। और जैसा कि लोगों से कहा भी, यहाँ स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा थोड़ा आवाज, सर ने कहा मुझे अलीगढ़ की कुंजीलाल की दालमोट बहुत पसंद है, और वर्ल्ड क्लास दालमोट है वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरा, सर ने ये भी कहा कि मेरे फोर फादर्स जो थे वो हाथरस को बिलोंग करते थे, हाथरस अलीगढ़ के बराबर में है, तो भाई हाथरस वाले यहाँ पर जो भी हो, हर्षित वगैरह तुम लोगों के पास है मौका कि तुम लोग नाम रोशन करो। चलिए फरहान भाई, मैं चाहूंगा कि समीर सर हमारे साथ में है, थोड़ा सा आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं समीर सर के बारे में। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? आ रही है फरहान भाई? आ रही, ठीक है, थैंक यू। बच्चों, समीर सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और आप समझिए कि का जो है एक दूसरा रूप है, जो एज का अंतर है, और समय के साथ मुझे लगता है कि वी आर सीइंग अ न्यू वीके बंसल, समीर बंसल। मैं शॉर्ट में यही दूंगा। और जिस तरह से उन्होंने अपने पिताश्री के सारे गुण जो है अपने अंदर धीरे धीरे ले रहे हैं, मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं कि रिवाइवल ऑफ आवर बंसल क्लासेस विल अगेन कम इनटू रियलिटी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और समीर सर ने अपनी पूरी कोशिश की है, और उसको उन्होंने एज ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस अलीगढ़ को उन्होंने अडॉप्ट किया है। अलीगढ़ सेंटर से ही हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि फिर आपको लगे कि हाँ, जो 2007 में जिस तरह से रिजल्ट हमने दिया था, और टेस्ट के लिए, एडमिशन के लिए भी बंसल क्लासेस में आपको एक कोचिंग क्लासेस चला करती थी कोटा में, बच्चों
डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता था बंसल कोचिंग में, उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे लोग और उससे क्वालिफाई करते थे, फिर जाकर बंसल में टेस्ट देते थे, तब वो क्वालिफाई करते थे। तो समीर सर का परिचय ब्रीफ में पॉसिबल ही नहीं है इतने कम समय में देना। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर हम जो कहते हैं कि 20,000 प्लस IITians प्रोड्यूस किए हैं, तो मैं समझता हूँ 20,000 प्लस में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी समय में समीर सर मैथमेटिक्स की क्लास में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना इन्वॉल्व हुआ हो, उनसे ना लिया हो उनसे लेसन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के दिन में समीर बंसल सर का योगदान 20,000 प्लस IITian प्रोड्यूस करने में है, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब में सर्व कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो समीर सर का ही ये ब्रेन चाइल्ड था। कुछ समय पहले उन्होंने डॉक्टर रजत से कहा कि मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ के बच्चों को मैं मोटिवेट करूं और वीके बंसल सर के साथ, हालांकि वीके बंसल सर नॉर्मली सेंटर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अपने स्वास्थ्य के कारण और अपने और दूसरे बिजनेस के कारण, एंगेजमेंट के कारण, लेकिन समीर सर ने कहा नहीं, मैं जो है पापा को किसी तरह से कन्विंस करूंगा और आप लोगों को बच्चों को, क्योंकि उन्होंने जनवरी का जो रिजल्ट देखा है हमारा, उससे बहुत संतुष्ट थे और कह रहे थे और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो बच्चों, समीर सर ने जो एक बहुत अच्छी बात बताई हम लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड कि देखो बंसल से या कहीं से भी जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं IIT में, वो एडवांस में आप देखिएगा नॉर्मली जो है वो कोटा सही करते हैं या फिर उस तरह की बच्चों की मेंटरिंग हो, मेंटर ऐसा मिल जाए। तो बच्चे IIT मेंस में तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं। आप देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट टाउन के बच्चे भी बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं, लेकिन एडवांस में करने में थोड़ा समस्या है। उसका कारण यह है कि बच्चों को स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट डिलीवर हो ही नहीं पाता है छोटे शहरों में। उसका दो कारण होता है। एक तो कारण यह है कि भाई एवरीथिंग कैरी सम कॉस्ट, अट्रैक्ट सम कॉस्ट। अगर आप अच्छी चीज डिलीवर करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ती है। अब छोटे जगह पे अच्छी फैकल्टी, अच्छे कंटेंट के साथ हम जाना चाहेंगे तो उतने स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते हैं, और ये कोई मतलब या तो कोई इतना सोशली कमिटेड हो, इतना मोटिवेटेड हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अलीगढ़ में ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम विदाउट चार्जिंग यू एनी एडिशनल कॉस्ट हम आपको मोटिवेशन भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे। तो एडवांस की तैयारी बच्चों, आपको केवल इसलिए आज बुलाया गया है कि आप लोग जो है, अभी हमारे न्यूक्लियस के बैच के बच्चों को नहीं बुलाया गया या फुल साइकिल, केवल आप लोग स्टर्लिंग या फिर अभी न्यूक्लियस का ओल्ड बैच जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 6 सितंबर के बाद हम आशा ये करेंगे कि मोर देन 70% बच्चे हमारे एडवांस की प्रिपरेशन करें। दे शुड नॉट लुक फॉर द NITs। और उस समय आपको ये आपको लगेगा फायदा कि हम बंसल क्लासेस अलीगढ़ से क्यों जोड़े, हम किसी और कोचिंग से क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि उस समय बच्चा अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करेगा कि भाई मैं सब कुछ करके भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ एडवांस की कोई प्रिपरेशन, क्योंकि अलीगढ़ में है ही नहीं वो सुविधा। तो सबीर सर का ये कमिटमेंट है, एश्योरेंस है कि जैसे जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, ये टेस्ट दिया और वो अपने आप को कॉम्पिटेंट समझ रहे हैं कि एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट जो भी होगा, जिस तरह की सर्विसेज होगी, कंटेंट लेवल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी समीर सर का जो कमिटमेंट है हमारे साथ वो यही है कि अलीगढ़ को हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरे सेंटर से भी मोटिवेशन होगा और नेटिव लेवल पे भी, यानी कि लोकल सेंटर्स पे भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कोटा ही। तो मैं समझता हूँ बच्चों, अब मैं ज्यादा आप लोगों के बीच में समीर सर के बीच में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करके चाहूंगा। समीर सर खुद ही अपने जो है रोड मैप को बताएं कि क्या है, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो उसको करेक्ट करेंगे या कुछ ऐड करना हो तो सर ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू फरहान भाई। जी सर प्लीज। हाँ सर प्लीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा कि थोड़ी देर में मेरे जो फिजिक्स के HOD हैं यहाँ के कोटा बंसल क्लासेस के, और मेरे पार्टनर भी हैं मिस्टर शहनवाज फयाज फ्रॉम गोरखपुर, वो भी लाइक्लीहुड है कि जुड़ जाएं यहाँ पे और आप लोग को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएं। इस फ्रॉम IIT कानपुर। तो जब तक वो नहीं आते, मैं कुछ काम की बातें और कुछ ज्ञान की बातें आप लोगों के संग शेयर करना चाहूँगा। रजत जी, इसमें अभी जो मोस्टली बच्चे हैं वो सब 13th के ड्रॉपर्स? नहीं सर, 12th के भी हैं जो इस साल इन्होंने 12th का एग्जाम दिया है, और ड्रॉपर बैच भी हैं, तो दोनों लोग हैं सर। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आप ये मान के चलिए कि अभी जो आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम, या रादर आई शुड से 10 दिन का ही टाइम बाकी है फॉर JEE मेंस। तो अभी थोड़ा सा फोकस अपन लोग JEE मेंस पे ही रखें टिल आपका JEE मेंस का पेपर नहीं हो जाता, ठीक है क्या? क्योंकि लाइक्लीहुड ये है कि पोस्टपोन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, नहीं होता वो एक अलग चीज है, बट एडमिट कार्ड ऑलरेडी इशू हो गए हैं या होने जा रहे हैं एडमिट कार्ड, तो पेपर तो 99% है कि होगा। तो इस समय थोड़ी सी प्रिपरेशन आपकी ऐसी रहनी चाहिए कि हम
मेंस में जिनकी भी परसेंटाइल कम आई है वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इसको चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। अब ये 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो जिनका वेटेज बहुत कम होता है मेंस में, एक जिनका मीडियम वेटेज और एक इनका हाई वेटेज। जैसे मैं मैथ्स में बात करूं आपसे बच्चों, तो मैथ्स में आप ये मान के चलिए जो 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं मेंस में, उसमें वेक्टर 3D, कोनिक सेक्शन एंड एंटायर कैलकुलस, ये आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस जो मेंस के टॉपिक्स हैं, 4 एडिशनल टॉपिक्स जो हैं, दैट इज रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट्स एंड डिस्टेंस, इनको अच्छे से करें क्योंकि इस पे जो सवाल आता है वो श्योर शॉट आपसे हो जाएगा। तो अब मीडियम कैटेगरी या जिसका वेटेज कम रहता है, कुछ ऐसे चैप्टर्स आप खुद पिक कर सकते हैं बेटा मैथ्स में। जैसे कि सपोज मैं आपसे बोलूं कि लॉगरिथम, तो लॉगरिथम का कोई ऐसा वेटेज नहीं है कि वो पूछा ही जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट लॉग हुआ, या फॉर एग्जांपल एरिया की हम बात करें तो एरिया में से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है क्योंकि एरिया किसी और चैप्टर के साथ भी हुक्ड अप हो जाता है, ठीक है क्या? या हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो है वो लेस वेटेज है, या सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मेंस का पार्ट ही नहीं है, वो सिर्फ एडवांस के लिए पढ़ना है। तो आप लोग अभी बहुत स्ट्रैटेजी बनाते हुए, ये जो लास्ट के 10 डेज आपके पास हैं उसमें एक स्ट्रैटेजी बनाए कि, और सारे फॉर्मूलेज आपके ग्रिप में होने चाहिए, मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, एंड ट्राई टू सॉल्व पेपर्स दिस टाइम। एनटीए अभ्यास की साइट पे आपको काफी पेपर्स मिल जाएंगे, वो सारे पेपर्स आप करें। इंपॉर्टेंट है, बंसल में आपने जितने पेपर्स अभी तक दिए वो सारे पेपर्स एक दफे फिर लगाएं मेंस के, और ये एनालाइज करें कि पहले आपका स्कोर क्या था और अब आपका स्कोर क्या है। टॉपिक वाइज भी पेपर्स आपको मिले हैं जो जिनको पार्ट टेस्ट बोलते हैं, और एक फुल लेंथ पेपर भी आपको मिले हैं, तो वो सारे पेपर्स करने बहुत जरूरी हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं हो कि आप कोई पेपर ना दो, क्योंकि 3 घंटे की बैठने की हैबिट होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि ये जो 10 डेज का जो है, तो एक मैराथन सेशन आपका होना चाहिए जिसमें 3 घंटे का मेंस का पेपर आपको एवरीडे देना है। हर दिन आपको 3 घंटे का पेपर देना है बच्चों, ठीक है क्या? सेम विद फिजिक्स एंड सेम विद केमिस्ट्री, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के इस वक्त अगर आप पढ़ोगे और कोई भी चैप्टर आपने कभी भी कुछ भी रिवाइज किया तो उससे काम नहीं चलना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहचाने कि किसका वेटेज ज्यादा आता है, और इंपॉर्टेंट है कि अभी जो जनवरी के अटेम्प्ट में 6 पेपर्स हुए थे, उन 6 पेपर्स को दोबारा करके देखें, क्योंकि जनवरी वाले अटेम्प्ट जो हुआ था, जनवरी वाला अटेम्प्ट, उसमें आपने एक ही पेपर दिया होगा, और अगर अभी तक आपने 6 पेपर्स देख लिए इट्स फाइन, नहीं देखे तो उन 6 पेपर्स को करें, क्योंकि ट्रस्ट मी मेंस का पैटर्न उसी के आसपास आपको दिखेगा, उससे बहुत ज्यादा डेविएट नहीं होना है, ठीक है क्या? लेवल ऑफ टफनेस वही रहनी है। इंपॉर्टेंट मेंस के पेपर में थोड़ी सी बच्चों आपको स्पीड मेंटेन करने की जरूरत है, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को ना भूल जाए, ठीक है क्या? अब कई बच्चों का मेरे से सवाल आता है कि सर ये जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दे कि ना दे, ठीक है क्या? तो जिन बच्चों का 99.9 परसेंटाइल आया है या 99.9 से ऊपर परसेंटाइल है, ठीक है क्या, अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें सेकंड अटेम्प्ट नहीं देना, तो दे कैन गिव अ थॉट ऑन दैट, क्योंकि हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं बेटा, ठीक है क्या? कई बच्चों का डिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है, या कई बच्चे थोड़ा सा हेल्थ को लेके कॉन्शियस है कि भाई सर हम क्या करेंगे पेपर देके, हमने ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा बहुत अच्छा स्कोर है, तो दैट डिसीजन इज सोलली योर्स। ऐसे कई क्वेरीज मेरे पास बच्चों की आई हैं, ऐसी कई क्वेरीज, तो वो बेटा आप लोगों को खुद टैकल करना है। और जैसा कि मैंने फरहान जी से और रजत जी से बोला भी है कि आफ्टर मेंस मैं कुछ अपने स्पेशल वीडियो लेक्चर्स, और फयाज सर के और जो मेरा केमिस्ट्री के एचओडी हैं, हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जूम पे जो भी सिलेक्टिव बच्चे हैं एडवांस के, ठीक है क्या, उनको डेफिनेटली फ्लेवर देंगे बंसल कोटा का। ऑलरेडी वो फ्लेवर आपको वहां मिल रहा है,
काफी अच्छे टीचर्स हैं अलीगढ़ में, मैं देख रहा हूँ बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। फरहान जी की बहुत मेहनत है, रजत जी की बहुत मेहनत है, सब टीचर्स को बहुत प्यार से रखते हैं और बहुत मेहनत करवाते हैं, और बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अलीगढ़ से, और वो रिजल्ट हमें दिख रहा है कि जो अलीगढ़ का रिजल्ट आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ सकता। जब तक आप पे मेहनत नहीं होगी और आप मेहनत नहीं करोगे तब तक वो रिजल्ट नहीं दिख सकता है। लेकिन ये मेरी तरफ से मैं आज आप लोगों को प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि अगर पेपर हुआ, जो कि 99% प्रोबेबिलिटी की होगा, तो आफ्टर 6 सितंबर मैं डेफिनेटली अपनी कम से कम 7 to 10 लेक्चर्स मैथ्स के आप लोगों के लिए रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि वन शॉट में एक एक चैप्टर का रिवीजन आपको फास्ट कराते जाऊं। और एक गुड न्यूज बच्चों आप लोगों के लिए ये है कि मेरी एडवांस के लिए एक बुक अभी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, जिसमें मैंने 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स डाले हैं। तो वो मैं रजत जी को भिजवा दूंगा अपने अलीगढ़ के बच्चों के लिए, और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। आप मेंस टू एडवांस अगर आपने वो सारे सवाल कर लिए बेटा, और उसमें मैंने सेक्शन वाइज सवाल दिए, सिंगल करेक्ट अलग, मोर देन वन अलग, कॉम्प्रिहेंशन अलग और इंटीजर टाइप अलग, अगर वो आपने 1000 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए तो ट्रस्ट मी बेटा पूरी मैथ्स रिवाइज हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्या? तो बहुत ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, बट बच्चों यही बोलूंगा कि कोई भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, दिमाग आइडियल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब दिन में कम से कम आपकी 7 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी आनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। और उसके अलावा 3 घंटे का एक पेपर आपको देना है, डेली एक पेपर जरूर दें। तो ट्रस्ट में बेटा, एक बार जेई मेंस में हम 99 परसेंटाइल 98 से ऊपर लाते हैं तो उसका एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। और अब तक मैं मानता हूं आप लोगों को टाइम बहुत मिल गया है, तो आपने काफी अच्छी तैयारी कर ली होगी। ठीक, रजत जी, फयाज सर जुड़ चुके हैं क्या? हाँ जी सर, आ गए सर फैयाज सर आ चुके हैं। तो मैं फयाज सर का इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, मैं खुद चाहूंगा कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, मुझे दिख नहीं रहे सर। है फैयाज सर हैं। तो फयाज सर जो है वो आप मानिए कि हम लोग दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, और उन्होंने भी जेई 97 में दिया था और मैंने भी जेई 97 में दिया था। फर्क इतना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और उनका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से हुआ था। सर कैमरा ऑन कर दीजिए सर, फैयाज सर कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर दीजिए अगर पॉसिबल हो, एक बार उनकी शक्ल भी देख लें। यस फयाज सर, आप कैमरा ऑन कर लें अपना। फयाज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप कैमरा ऑन कर लें प्लीज। हाँ, आवाज तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, असल में हम थोड़ा ये जूम यूज कम किए ना, उसी वजह से लग रहा है कि मेन टाइम पे कुछ अच्छा। तो चलिए खैर, आपकी आवाज ही सुन लेंगे, अगर वीडियो नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं फयाज सर के बारे में बता रहा था। फयाज सर एक बहुत अच्छे टीचर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और आई थिंक इनको 20 साल हो गए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं फिजिक्स पढ़ाते हुए, और काफी टॉपर्स इन्होंने निकाल दिए। और पिछले 3 साल से ये मेरे संग एसोसिएटेड है बंसल क्लासेस कोटा में, और एज एन एचओडी, और अब मेरे पार्टनर भी बन गए यहाँ पे बंसल क्लासेस कोटा में। तो फयाज सर की जितनी तारीफ करूं मैं उतनी ही कम है। बच्चे इनके जबरदस्त फैन है, और मेरा और फयाज सर का कोऑर्डिनेशन जब बच्चों को मिलता है तो बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है क्या? क्योंकि मतलब केमिस्ट्री इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट मैथ्स एंड फिजिक्स पिछले 5 साल से आईटी में काफी टफ आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि फयाज सर कुछ ज्ञान की बातें हमारे अलीगढ़ के बच्चों को बताएं, ताकि आने वाले मेंस में और एडवांस में बच्चों का फायदा हो। तो सर, मैं आपको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। फयाज सर, कुछ बातें आप बताएं। थैंक यू समीर सर। देखो बच्चों, पहले तो ये कि अब जबकि 10 दिन बचा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके पहले के टाइम में तुमने जो भी किया होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन हुई होगी। तो पहले तो ये कि अब आने वाले 10 दिन में किसी भी तरह का टेंशन या हेडेक मत लेना।
क्योंकि इतने तैयारी के बावजूद भी होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पे लगता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसका हेडेक अब मत लो। हमको आज भी याद है 97 में जब हम पेपर देने जा रहे थे, तब तो मेंस और एडवांस होता नहीं था, बस जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो एक मई में हुआ था, और तुम लोग को शायद पता हो कि जेईई हिस्ट्री में 97 में ही पेपर कैंसिल हुआ था। तो हमको याद है कि मई में हम पेपर देने जा रहे थे, लास्ट मोमेंट पे हमको याद आने लगा कि जैसे हमको लाइक एलसी ऑसिलेशन देखना रह गया, या ये देखना रह गया, वो देखना रह गया। खैर पेपर हो गया, अगले दिन इवनिंग में डिक्लेयर हो गया कि पेपर कैंसिल हो गया। तो फिर जो बचे हुए टाइम को उसको भी हमने यूज किया अच्छे से। जुलाई में फिर पेपर हुआ। जुलाई में भी जब हम पेपर देने जा रहे थे तो लास्ट मोमेंट पे वही कैफियत थी कि ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तो हकीकत यही है कि वो तुम जब भी पेपर देने जा रहे होगे तो तुम्हारे मन में ये बातें आएंगी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा जो 10 दिन के लिए सजेशन है, बहुत कुछ समीर सर ने बोल ही दिया है कि एक तो ये कि जो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, जैसे एक तो होता है एप्लीकेशन बेस्ड, एक होता है मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड में ये होता है ना कि अगर कुछ लंबे टाइम के लिए कांटेक्ट छूट जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत चीजें दिमाग से उतर जाती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि इस 10 दिन में जो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, जहां पे भी तुमको वीकनेस फील होती हो, उसको जरूर रिवाइज कर लो। अच्छा, फिर अगर तुम पेपर अटेम्प्ट करते हो, किसी वजह से किसी पेपर में तुम्हारे नंबर कम आ जाते हैं, तो जैसे हमने पहले बोला, इसका हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये बस प्रैक्टिस के लिए है, ये सिर्फ सिलेबस से टच बनाए रखने के लिए है। तीसरा ये कि अगर स्पेसिफिक टॉपिक बैठ के पढ़ रहे हो, उसके कंपैरिजन में हम तुमको पेपर ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आज मतलब अभी तुमको जो है पूरे सिलेबस पे कमांड चाहिए। किसी एक टॉपिक के मान लो ना होने से भी ऐसा नहीं कि तुमको बहुत ज्यादा डेंट आएगा, लेकिन होता क्या है कि अगर तुम किसी एक टॉपिक को पढ़ना शुरू किए, 10-5 दिन उसी को प्रिपेयर करते रह गए, तो एडवांटेज को तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन बाकी चीजें ना होने की वजह से बाकी में डेंट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए पेपर करो। अच्छा, पेपर में किसी वजह से किसी प्रॉब्लम में डाउट आ जाता है तो उस डाउट को अब पेंडिंग मत रखना। जो भी तुम्हारे जो है टीचर्स हैं, जिनसे भी तुम्हारा कांटेक्ट है, उसको फिर पूछ के या आपस में कोई ग्रुप हो तो डिस्कस करके अब उसको फाइनल करो। अब ये मत सोचना कि नहीं मैं फिर ट्राई करूंगा। इस 10 दिन में तुमको कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस के प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने हैं, और जहां डाउट आ रहा है वो डिस्कस करके उसको फाइनल करना है, ताकि बाय चांस कुछ मिलता जुलता अगर आ भी जाए पेपर में तो तुमको बाद में ये अफसोस ना रहे कि देखो इस तरह का डाउट आया था, मैं पूछ लिया होता तो पेपर में हो जाता। और ये भी कि इस 10 दिन में मेंस के लेवल पर ही अपने आप को प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि तुम अभी एडवांस की तैयारी करने लगो, अब जब मेंस का पेपर हो जाए उसके बाद ही तुम एडवांस पर फोकस करना। बाकी सारी बातें जो है समीर सर ने कह ही दिया है। मेरी तरफ से तुम सबको बेस्ट विशेष हैं, होपफुली तुम लोग अच्छा से अच्छा करोगे, तो बस ऑल द बेस्ट। थैंक यू फैयाज सर। आपसे जैसे होता है ना कि कोई ऑफर चलता है कि ये भी ये लिया तो साथ में ये हिडन मिल गया आपको प्राइज। इसी तरीके से आज हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि वीके बंसल सर और समीर सर के साथ साथ आपकी भी आवाज सुनने को मिली और आपकी भी एडवाइस मिली। ये हमारे लिए एक सरप्राइज था जो कि समीर सर ने आज जो है वो सुबह ही हमको उसके बारे में जानकारी दी थी। तो बहुत सर बहुत आपकी बात से जरूर बच्चों को जो है वो मोटिवेशन मिला होगा। अब कुछ सवाल है मेरे पास जो 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 बच्चों के आए हुए हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर है वो भी आपसे पूछेंगे। आप लोगों से सभी से वो सवाल है, समीर सर से और फैयाज सर से। तो कुछ ये 3-4 सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहूंगा कि उनके उसके अलावा भी कोई सवाल हो तो वो आपसे पूछें। इसमें एक मेरे पास हाँ, आया था कि हाउ टू अवॉइड सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स। देखिए ये जो बच्चों का है ना, ये सिली कैलकुलेशन, ये तो मतलब समझिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम। और ये भी है कि बच्चा जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन हम तुमसे ये कहेंगे कि अगले 10 दिन जो भी तुम पेपर करो, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पेपर में 25 प्रॉब्लम है, तो हर बच्चा क्या समझता है ना कि हमको एनी हाउ ये 75 करना है, जबकि वो इस बात पे नहीं ध्यान देता है कि मैटर ये नहीं करता है कि तुमने 75 किए कि नहीं, मैटर ये करता है कि तुमने कितने किए और वो सही है और ऐसे कितने ज्यादा है। तो जो तुम इधर प्रैक्टिस करो,
तो प्रैक्टिस के पहले कहीं ना कहीं तुम एक अपने आप से बात करो कि गलती नहीं होनी चाहिए, भले वो 25 की जगह 20 हो रही है, लेकिन 20 ही प्रॉब्लम हो पा रहे हैं, लेकिन गलती नहीं हो रही है। क्योंकि मान लो तुम 25 के 25 अटेम्प्ट भी करते हो और बस हड़बड़ी की वजह से उस 25 में से 5 गलत हो जाता है, तो वो जो 5 का गलत होना है वो एक्चुअल में फिर 20 नहीं बचा, क्योंकि 5 में जो नेगेटिव मिलता है वो इफेक्टिवली तुमको 20 से भी नीचे ला देता है। तो ये एक माइंडसेट है। ये देखो, गेम को समझने की कोशिश करो। अगर आप गेम को समझे बिना बस रेस लगाने लगेंगे तो उससे जरूरी नहीं कि तुमको सक्सेस मिले। जब तुम ये समझोगे कि अल्टीमेटली हम कितना सही कर रहे हैं और गलती कितनी कम से कम हो रही है, ये मिल करके तुम्हारे स्कोर को डिसाइड करेगा। तो अच्छी बात है कि भाई 100% स्कोर के चांसेस होते हैं, बट तुम अपने पिछले 2 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखो कि कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने 100% को टारगेट किया और तुम वहां तक पहुंच पाए। मोस्ट लाइकली ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उस चक्कर में वो बहुत सी गलतियां करते हैं। फायदा क्या हुआ? वो बस कहने को रह गया। रही बात एक्सक्यूज, देते रहो, पब्लिक सुन भी लेती है, कुछ सिंपैथी भी दे देगी, लेकिन अल्टीमेटली जेईई मेन तुमको स्कोर देगा, तुम्हारी वो पूरी ट्रेजेडी नहीं सुनाएगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। इसलिए इस 10 दिन में इस बात का खास ध्यान रखो, चाहे मोबाइल पे रिमाइंडर सेट करो या जो करो, और जब तुम पेपर देने जा रहे हो फाइनली जेईई मेन का, उसके पहले कुछ ऐसा सेट बनाओ कि तुम्हारे पास 2-3 बार एक मैसेज आ जाए या रिमाइंडर आ जाए कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे समझो कि उस 3 घंटे में तुम्हारा माइंडसेट इस पर रह गया कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए या चीप लेवल की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस 3 घंटे तक, उसके बाद भले तुम कैजुअल हो जाओ, तो भी हमको लगता है कि फायदा हो जाएगा। तो ये 10 दिन तुम इसकी प्रैक्टिस करो, और ये बहुत जरूरी भी है, भी समझ लो। तुम सारा सिलेबस देख लिए, सब कुछ कर लिए, सब कुछ देख लिए, लेकिन जा करके ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसमें प्रिपरेशन का कोई रोल है ही नहीं, तो ये एक बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन है। तुम बहुत पढ़ भी लोगे तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। तो जितना जानते हो उसी को बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करो। ठीक सर, एक सवाल है सर, हाउ डू आई मैनेज माय टाइम फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स? देखिए इसमें मैं हाँ समीर सर बताइए, समीर सर बताइए। मतलब जहां तक मैं बोलूंगा मैनेजमेंट का टाइम है वो फिर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। अगर पेपर में आप बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट की, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए और ट्राई टू फिनिश केमिस्ट्री विद इन 45 to 50 मिनट्स। कोशिश करें और तुक्के नहीं मारें, जो आता है उसको सही करें विद इन 45 to 50 मिनट्स, एंड देन गिव 1 hour टू फिजिक्स, फिर बीच में फिजिक्स लें, और लास्ट का 1 घंटा 10 मिनट मैथ्स के लिए रखें लास्ट का, क्योंकि मैथ्स क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है। मैथ्स में आप कितने ही आसान सवाल दे दो, उसमें कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिजिक्स में भी कई बार रीड एंड रिप्लाई प्रॉब्लम आ जाते हैं, और केमिस्ट्री में फिजिकल को छोड़ के बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो जो आता है वो आता है, और जो नहीं आता तो नहीं आता। तो टाइम मैनेजमेंट में जितना टाइम आप केमिस्ट्री में सेव कर सकते हो वो सेव करें, एंड देन स्विच ऑन टू फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री देन मैथ्स। तो मेरा तो यही कहना है बच्चों से, बाकी फयाज सर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं समीर सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो बाय चांस क्या है कि फैयाज सर, इसी के साथ ही में मिलता हुआ एक और सवाल है, दोनों को जवाब दे दीजिएगा आप कि आई यूजुअली गेट ड्रिफ्टेड अवे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हाइल सॉल्विंग, so less time is available for the rest. How to overcome this problem in exam? सर एक बार रिपीट कीजिएगा, थोड़ा जल्दी हो गया ये। Sir, I usually get drifted away towards a particular subject while solving in the exam. So less time is available for the rest. How to overcome this problem? इसके लिए तो जैसे ये दोनों ही सवाल के आंसर हो जाएंगे कि जो समीर सर ने बोला। देखो बेटा, हम जो है खुद फिजिक्स के हैं, समीर सर मैथ्स के हैं, लेकिन हम दोनों मिलके ये सपोर्ट करेंगे कि तुम सबसे पहले केमिस्ट्री ही करो। बाकी अगर तुम्हारी अपनी स्ट्रेटेजी कुछ है तो एक अलग बात है, उसकी वजह हम तुमको बता दे रहे हैं। मैथ्स के बारे में हम बच्चों से कभी कभी कहे भी हैं कि मैथ्स के सवाल में ये डिसीजन लेना कि ये मुझे आ ही नहीं रहा है, ये बड़ा मुश्किल होता है। पढ़ने के बाद लगभग चीजें आवाज कट रही है कि पढ़ा तो हुआ है, इस तरह का कुछ किया तो हुआ है, लेकिन वो क्या है ना कि तुमने स्टार्ट किया कर रहे हो, तो कभी कभी क्या है कि जितना टाइम देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो टाइम ले लेता है। तो ऐसे प्रॉब्लम
जिसमें कि पढ़ना है और मतलब बहुत ही कम टाइम में डिसीजन लेके आंसर दे देना है, ये नेचर के प्रॉब्लम तुमको सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में मिलेगी। तो जो समीर सर ने बोला है इसमें सारे नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी। सर थोड़ी सी आवाज कट रही है, आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही। या सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है बीच में, तो आई थिंक नेट प्रॉब्लम है इसकी। हाँ चलिए रजत जी आप चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फैयाज सर फिर दोबारा कनेक्ट होते हैं तो फिर मैं पूछेंगे आगे। सर एक और सवाल है कि आईआईटी और एनआईटी के अलावा क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? सर देखिए, आईआईटी और एनआईटी के अलावा मैं अगर बोलूं तो बिट्स एक बहुत प्यारा ऑप्शन है। अगर बिट्स में आपका हो जाता है तो बिट्स इज नेक्स्ट टू आईआईटी। ओके, तो मतलब आईआईटी मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ, एंड देन बिट्स रखता हूँ, एंड देन एनआईटीज के थ्रू बहुत सारे रीजनल कॉलेजेस हमें मिलते हैं, बहुत एनआईटीज मिलते हैं। तो आप आईआईटी के बाद बिट्स को रख सकते हैं। जी जी ठीक सर, ठीक है सर। एक और सवाल है कि I don't feel enough confident after I have solved the question and start rechecking it, which wastes my time. So what can be done about that? देखो बेटा, ये कॉन्फिडेंस की जहां तक मैं बात करूंगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किया या कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट नहीं भी किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो इट इज बेटर कि हम लेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करें बट विद फुल एक्यूरेसी। आप जैसे ही एक क्वेश्चन कंप्लीट करके करते हो और आपका कुछ आंसर आता है तो उसी समय फटाफट स्क्रिबल कर लें। आपको 10 सेकंड लगेंगे या 15 सेकंड कि भाई मैंने अपनी कैलकुलेशन सही करी है नहीं करी, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं सर मैं गलती नहीं करता, और इसको सुधारने के लिए आप घर पे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं। अगर आप घर पे कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो ट्रस्ट मी बेटा, आपकी आईटी या मेंस के पेपर में भी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं होगी, बट घर पे अगर आप बहुत मिस्टेक करते हो जहां पे आपको टेंशन ही नहीं होती, तो अगर घर पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कर रहे हो तो आईटी के पेपर में होनी है। बट अगर घर पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं विद टाइम लिमिट, हर चीज टाइम लिमिट के संग करो, तो वहां पे आपको वो टेंशन नहीं होगी। बट अगर जैसे मैंने कहा, अगर आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं तो इट इज बेटर कि आपको जब क्वेश्चन कंप्लीट हो तो फटाफट 10 सेकंड लगा के उसको चेक कर लेना चाहिए। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा। ठीक है सर। अच्छा फैयाज सर दोबारा आ गए, क्या आवाज आ रही है? फैयाज सर देखिएगा सर, दोबारा से ज्वाइन किया है उन्होंने। क्या सर आप आ गए हैं क्या? हाँ फैयाज सर ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। आवाज क्या वो सुन पा रहे हैं? फैयाज आप सुन पा रहे हैं? फैयाज सर आप ज्वाइन तो हो गए हैं। गोरखपुर में उनके क्या थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए, गोरखपुर तो सीएम साहब का घर है, हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम है माननीय योगी जी, उनका घर है। वहां कैसे प्रॉब्लम हो रही है कनेक्टिविटी की? बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा सर एक और सवाल है कि अभी आवाज आ रही है मेरी? आ गई सर भैया सर आवाज आ गई। मैं हाँ सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो मेरे पास आया है, जो कि एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल है कि बच्चों का ये भी कहना है, कुछ बच्चों का, कि पेरेंट्स जो है वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं, रोज एग्जाम पढ़ो पढ़ाई करो, एग्जाम है। और लॉकडाउन की वजह से ना मैं बाहर जा पा रहा हूँ, ना अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, मेरा कोई मतलब दिमाग कहीं और मतलब जहाँ फ्री होना चाहिए माइंड वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और मैं पढ़ाई से दूर होता जा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अब क्या करूँ? एक्चुअल में इसका आंसर जो है वो हमको देते वक्त हमको लगता है कि पेरेंट्स होते तो बेटर होता। कि देखिए, एक तो बात मानते हैं कि भाई बच्चा है शरारत करता है, बट जब बात कंपटीशन की है और आईआईटी जेईई मेंस या जेईई एडवांस जैसे कंपटीशन का सवाल है, तो वहां पे क्या है कि पेरेंट्स को बच्चों पे भी भरोसा करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये वैसी चीज नहीं है, मान लीजिए कि पेरेंट्स की तरफ से बहुत दबाव है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो,
और बच्चा उस प्रेशर में किताब के साथ बैठ भी गया, लेकिन अगर उसका किसी वजह से किसी टाइम में मन नहीं लग रहा है तो वो बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच है। जी। तो हम बच्चे को कहेंगे कि भाई पेरेंट्स तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स तुम्हारे अगेंस्ट हैं। और पेरेंट्स से हम ये बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए और ये समझिए कि ये जेईई मेंस है, ये बोर्ड का एग्जाम भी नहीं है। कुछ जगह पे तो क्या होता है ना कि आप चीजों को याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, तो उसके लिए प्रेशर पड़ा तो ठीक है आपने याद कर लिया, लेकिन जेईई मेंस जो है वो मतलब पढ़ने समझने उसके बाद डिसीजन मेकिंग का है। तो अगर बच्चा फॉर सम रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आप बैठा के भी नहीं कुछ कर पाएंगे, और अगर रिस्पॉन्सिबल है तो बस उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, होपफुली वो अच्छा से अच्छा करेगा। जी सर। अच्छा, यहाँ पर अब जो हमारे बीच में जो स्टूडेंट्स हैं, वो जैसा मैंने पहले कहा था, जो भी सवाल उनके मन में हो वो पूछना चाहें तो अपने को अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो वो हैंड रेस करें, जो सवाल पूछना चाह रहे हो बिल्कुल पूछिए। यहाँ पर आपके सामने बहुत ही एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जो आपके डाउट्स को बिल्कुल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो कोई भी आपके मन में कोई सवाल किसी भी तरह का हो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने पहले भी कहा ये कोई बहुत वैसा सेशन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के स्ट्रेस को जो है रिलीव करने के लिए रखा गया है। तो आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए। कोई स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पूछना चाहे एग्जाम से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड? हाँ सौजन्य, आप पूछिए। हाँ सौजन्य, अपने को अनम्यूट करो और पूछो। सर, जो नॉर्मल एफिशिएंसी होती है जैसे मॉक टेस्ट वगैरह में, वो काफी बेटर होती है कंपैरिजन टू जब आप कंपटीशन दे रहे होते हैं, तो वहां पे एफिशिएंसी कम सी हो जाती है। और ऐसा जैसे शुरू में कुछ क्वेश्चन नहीं हुए तो माइंड में एक डर सा हो जाता है कि क्या होगा आगे। देखिए सौजन्य, आपका सवाल पूरा हो गया? यस सर। हाँ सौजन्य, पहले इस बात को समझिए कि जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं और जब आप जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है कि मॉक टेस्ट में अगर आपके आ गए तो उससे कुछ नहीं होना है, कुछ बिगड़ना नहीं है। अगर दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक डर में हैं कि यहाँ की कोई भी गलती जो है वो काउंट होगी, तो एक तो वो प्रेशर होता है। अब सवाल ये है कि जब आप पेपर बार बार बहुत प्रेशर ज्यादा होता है। हम ये कहेंगे कि देखिए प्रिपरेशन तक जो आपको करना था कर लिया, अब आप पेपर दे रहे हैं तो पेपर के वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि बिंदास होकर के पेपर दीजिए। देखिए तो होगा वो, मतलब जो होना है वो होके रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी चिंता इतना ज्यादा कर रहे हैं कि पेपर में आपकी परफॉर्मेंस ही बिगड़ जाए तो फिर वैसी चिंता का कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा बस ये सजेशन है कि पेपर के वक्त में बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के मत दीजिए कि अगर गलत हुआ तो क्या, अगर ये सवाल गलत हुआ तो क्या। थोड़ा सा रिलैक्स होकर के, कूल होकर के पेपर दीजिए। और फर्क वही है, क्योंकि आप वहां की हर गलती काउंट होने वाली है, वो ऑन पेपर आने वाली है, वो आपके सर्टिफिकेट में काउंट होगी। कहीं ना कहीं उसका प्रेशर होता है, इस वजह से उस प्रेशर को जिसने अपने ऊपर ज्यादा ले लिया तो उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, जो हमें लगता है। बाकी समीर सर अगर बोलना चाहें कुछ। सौजन्य बेटा, मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि आप जिस भी तीनों सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन केमिस्ट्री या इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन मैथ्स, तो अगर आपको स्ट्रेटेजी वैसे बनानी हो तो वैसे बना ले कि अगर आप मैथ्स में कॉन्फिडेंट हैं तो आप सबसे पहले फिर मैथ्स अटेम्प्ट करें, बट ये मान के अटेम्प्ट नहीं करें कि पेपर आसान होगा और आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। बट अगर आपका एफिनिटी मैथ्स में ज्यादा है तो आपको जो शुरू के आधे घंटे की जो नर्वस है आपकी, वो मिटा देगी। क्योंकि अगर आपसे सवाल, मैथ्स में एफिनिटी ज्यादा है आपकी, और अगर आपने 1 घंटा शुरू में मैथ्स को देना है और आपने वो देख के आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 16-17 क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपके आगे की पेपर में कॉन्फिडेंस काफी अच्छा बढ़ जाता है आपका। या अगर आपकी वास्तव में केमिस्ट्री अच्छी है तो जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करें, तो वो आपकी नर्वसनेस वैसी हटा देगी। क्योंकि शुरू के जो हाफ एन आवर होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, और कभी बेटा ऐसा हो भी जाए कि आपसे शुरू के 15-20 मिनट में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो अपने आप से बातें करो, वहां पे अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि यार ये किसी से भी नहीं हो रहा होगा, पेपर बहुत टफ है, या कम ऑन
ऐसा करते हैं कि फिजिक्स का सेक्शन छोड़ के केमिस्ट्री पे आते हैं और पहले केमिस्ट्री करते हैं। पेपर टफ, सबके लिए टफ बना होगा, तो इससे अपने आप से भी बातें करनी चाहिए बेटा एग्जाम सेंटर में, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है और थोड़ा अच्छा फील होता है। नर्वस होने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है और आसान है तो सबके लिए आसान है, ये रिलेटिव टर्म। ठीक है, ठीक है सर। और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो अपना हैंड रेस करे या डायरेक्टली अनम्यूट। हाँ हाँ विशेष पूछो। सर इस बार क्या कहते हैं, जनवरी से पार्टिसिपेंट्स कम हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा या घटने के चांसेस है? हेलो सर, आवाज आ रही है? आ गई, आवाज आ गई हाँ। तुम्हारी। सर तो कैसे इनका ये आप बोलो, मैं बोलूं? आपको सवाल हो गया सर, क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? हाँ हाँ समीर सर आप बोलेंगे। हाँ बेटा, मेरे को लगता नहीं कि कंपटीशन किसी लेवल से कम होगा। कंपटीशन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर पहले से कम भी बैठे हैं तो वो तो सब एवरेज लेके रैंक निकालते हैं। तो जिस बच्चे की बहुत अच्छी परसेंटाइल आई है 99.99, हो सकता है वो ना दे पेपर, बट उसके ना देने से मेरे हिसाब से कंपटीशन कम हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी फयाज सर कुछ बोलना चाहे तो ठीक है। भाई इसमें भी हम ये बोलना चाहेंगे कि एक बात याद रखो कि कंपटीशन में मान लो कहीं पे 10 लाख पार्टिसिपेंट हैं, तो असल में कंपटीशन उस 10 लाख में पीछे के 9 लाख से होता ही नहीं है। इसमें ये मैटर करता है कि तुम्हारे आगे कितने कम से कम है। जितने तुम्हारे आगे या तुमसे बेटर रैंक वाले कम से कम है, तुम्हारी वही पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर मान लो कैंडिडेट कम भी हो गए हैं, तो जहां तक मेरा दिमाग कहता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो रिलेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे हैं वो डेफिनेटली जनवरी से लेकर के अगस्त तक में जम के प्रिपरेशन किए होंगे और वो एक अच्छी टक्कर देंगे। और एक हम डायलॉग कहते हैं ना कभी कभी क्लास में कि भाई किसी को AIR 2 बनाने के लिए बस एक ही बच्चा काफी होता है, उसके लिए पूरी भीड़ नहीं होती है। तो बस अगर तुमको मेरी बात समझ में आई हो तो होपफुली हमको लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। तो नंबर पे मत जाओ। नंबर मतलब तुम कभी ये थोड़ी ना बताते हो कि मेरे पीछे 9 लाख बच्चे थे, तुम ये बताओगे कि मेरे आगे 10,000 बच्चे थे इसलिए तुम्हारी रैंक 10,000 है। तो ये चीज है, कंपटीशन वाले तो करेंगे, बच्चे अच्छा करेंगे। ठीक है सर इस बार मार्क्स कितने बढ़ने के चांसेस हैं अगर हम देखें, पहले जितने जनवरी में जितने पे आ गए थे? क्या चीज, क्या कह रहे हो, एक बार फिर से? जैसे कि 99 परसेंटाइल जनवरी में 175 के आसपास आ गई थी, तो अब सितंबर में मैं कितना सोचूंगी सर इतने पे आ जाएगी? बेटा वो कहीं ना कहीं पेपर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम तुमसे फिर कह रहे हैं कि मेरा अंदाजा है कि कहीं पे भी तुम रियायत की उम्मीद मत करना। हमें ऐसा लगता है कि सितंबर का जो सेशन होगा वो जनवरी से बच्चों के लिए मतलब आपस में एक टफ कंपटीशन होगा, रिलेटिवली टफर कंपटीशन होगा। इसको इजी मत एक्सपेक्ट करना कहीं भी, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ने इस टाइम का जम के यूज किया होगा। जी 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 ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन कोई और पूछना चाहे? और कोई स्टूडेंट अपना हैंड रेस करें और पूछ सकते हैं। अभी और भी कोई मन में बात आ रही है तो पूछ लो भाई, कैसी भी बात हो मन में तो पूछ सकते हो, कोई आगे जवाब नहीं मिलेगा उस चीज का। एग्जाम से जस्ट पहले जो भी दिमाग में हो कंफ्यूजन उसको दूर कर लो। अभी कोई और है, अपना हैंड रेस करके बताएं। क्या कोई सवाल पूछना है किसी को, या किसी को कुछ पूछना, कुछ दिमाग में कोई बात है? बताओ। हैंड रेस नहीं कर पा रहे तो अपने को अनम्यूट कर दो, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। मेरी आवाज तो आ रही होगी सबको। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? पूछ लो, अभी भी मौका है। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि टीवी की तरह ऑन करा टीवी और फिर वो बंद कर दिया। लाइव इंटरेक्शन है। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा कायम मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही। कोई मन में कुछ डाउट है? नो सर। बिल्कुल क्लियर, एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है? अच्छा, और कोई स्टूडेंट? मोहम्मद अहमद आवाज आ रही है? यस सर।
हाँ बताओ, तुम तो बहुत लिखते हो ब्लॉग वगैरह, सवाल पूछते हो, पूछो। या कोई कुछ है, कुछ मन में कोई बात एग्जाम से रिलेटेड? यही सर ऑलमोस्ट सारे डिस्कस हो चुके हैं और हाँ, ऐसा कुछ है नहीं खास। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो, और कोई यहाँ पर शारिक है, प्रांशु, पूनम है, सुहेल है, यशवर्धन है, आजम है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के मन में जो हमने जो जो क्वेश्चंस वगैरह किए हैं सर, वो क्लियर हुए हैं। और ऐसा अब कोई चीज नजर नहीं आ रही कि इनके मन में किसी तरह का कोई डाउट है। और ये जो जो भी आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो इसकी वजह से इनका जो एक वो लगा हुआ था, एक तरीके से स्क्रीन पड़ गया, एक वो आ गया था, पर्दा आ गया था दिमाग में, वो अब जो है हट गया होगा। तो भाई पूरे आप लोग जो है जोश के साथ एग्जाम दें। और ये वैसे अच्छा सवाल था कि एग्जाम के टाइम पे मैं जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता उतना जितना कि उसमें कर देता हूँ। तो वही बात है ना, अपने घर में आराम से बैठे हैं, हाथ में कॉफी का प्याला पकड़ कर, पैर के ऊपर पैर रख कर आराम से बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। वहां एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग बैठे हुए हैं, आसपास लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं और बाकी लोग अपना सर झुकाए हुए पेपर की तरफ देख रहे हैं। तो वो मन से अपना डर निकाल दो, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत मेहनत करी है। ठीक है, सवाल पे अगर ध्यान लगाओगे तो सवाल होगा, और जो टफ होगा वो सबके लिए टफ होगा। डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी ना मान लो कि अगर भगवान ना मतलब ना चाहे कि ऐसा हो, पेपर गड़बड़ भी हो जाए, तो कोई ऐसा नहीं कि जिंदगी का फैसला हो गया उससे। ठीक है, बहुत चीजें हैं, आगे भी बहुत रास्ते हैं। और लेकिन जैसी जैसी तैयारी आप लोगों ने की है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, और हमारे सेंटर का भी नाम रोशन करोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। और मैं इसी के साथ धन्यवाद दूंगा, थैंक्स कहूंगा शाहनवाज सर का, और जो है वो समीर सर का। और जैसा कि सर ने वादा भी किया है कि मेंस के बाद एडवांस के लिए हमें कुछ अच्छा मटेरियल वहां से कोटा से वो जो है वो प्रोवाइड होगा। मगर ये ध्यान रहे, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो सीरियस हैं, जो एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, जो एडवांस के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हम आप लोगों के साथ आखिरी मौके तक हैं, लास्ट एग्जाम से पहले तक हम आप लोगों के साथ हैं, एग्जाम के बाद भी हम लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ में रहेंगे। कहीं भी किसी तरह की कोई हेल्प हो, कोई चीज आप पूछना चाहें, आप हम लोगों से वो ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सारी फैकल्टी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। एक और ये मैं मतलब अपने अपने जो है वो टीचर्स के ऊपर फेथ रखें, और मैं जो है माँ बाप के आशीर्वाद से मैं मुझे उम्मीद है कि यू विल पास आउट इन फ्लाइंग कलर्स। तो थैंक यू समीर सर और शाहनवाज सर। सर जाते जाते अगर कुछ एक गुरु मंत्र देना चाहें तो आप बिल्कुल दें बच्चों को। गुरु मंत्र मेरी तरफ से सारे बच्चों को बस यही है कि बी कॉन्फिडेंट, पेपर से पहले हमेशा कॉन्फिडेंस रख के जाना चाहिए, और पेपर में सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दें, बहुत ज्यादा सवाल करने की कोशिश ना करें। होना होगा पेपर तो पूरा हो जाएगा अपने आप, लेकिन कसम खा के जाना कि बस यार जो करूंगा वो पक्का 100% करेक्ट करूंगा विद फुल एक्यूरेसी। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट एंड द क्वेश्चन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बाकी फयाज सर को कुछ बोलना है तो फयाज सर बोल सकते हैं। बाई चांस जो है मेरे सारे डायलॉग आप बोल देते हैं पहले ही। नहीं, वो सही बात है कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, जस्ट अटेम्प्ट करना नहीं। और इस वक्त अननेसेसरी अपने आप को 10 दिन में इवेल्युएट मत करो, जस्ट प्रैक्टिस और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के पेपर दो। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार इवेल्युएट करने लगोगे, 10 बातें सोचने लगोगे, तो उससे अल्टीमेटली लॉस में रहोगे, कोई उससे फायदा नहीं होगा। बस सिलेबस को रिवाइज कर लो और बिना किसी प्रेशर के जाकर के पेपर। ठीक है सर। सर मैं लास्ट में एक सवाल मेरे पर और आया है, अभी जाते जाते बस पूछ रहा हूं मैं आपसे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक दो लोगों का ये डाउट आया है कि अब इस 10 दिन में हमें मेंस पर ही कंसंट्रेट करना है या एडवांस के बारे में सोचना है। हमारी परसेंटाइल 98 के ऊपर है, अब हमें लास्ट के 10 दिनों में क्या करना है? मेरे हिसाब से पूरी तरह से मेंस पे फोकस करें अभी 10 दिन। मेरा भी यही कहना है इसमें कि अभी पूरी तरह से मेंस में फोकस करें। ठीक है सर।
ठीक है सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय दिया, बच्चों से इंटरेक्ट किया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनको मोटिवेट किया। आप लोगों को, हम लोगों की तरफ से, अलीगढ़ सेंटर, सारी फैकल्टी, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और भविष्य में भी ऐसे आप लोग से हेल्प हम जो है वो लेते रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे, और आप लोगों की जो है वो गाइडेंस में हम लोग आगे इसी तरीके से काम करते रहेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। एंड थैंक यू फयाज सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो बच्चों, इसी के साथ ये सेशन हम इसको जो है एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे जरूर कुछ ना कुछ अच्छी बात लेके अपने साथ जाएंगे और अच्छा करके आएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बी सेफ। जो मैंने बात बताई है, मास्क और ग्लव्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, वो शुरू कर दो आज से, बहुत जरूरी है। वहां जब जाओगे तो बिल्कुल ट्रेन हो जाओगे, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे मास्क और ग्लव्स को यूज करने में। ठीक है, तो ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर।